गाइस, चाइना और ताइवान के बीच चल रहा विवाद अब कभी भी युद्ध का रूप ले सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दोनों के बीच में आखिर विवाद हुआ क्यों? दरअसल साल 1945 से पहले ताइवान जापान का हिस्सा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की हार की वजह से ताइवान चाइना को मिल जाता है। वहीं उस समय चाइना पर चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी के चैंग काई शेक का राज था, लेकिन साल 1949 में सिविल वॉर के चलते वहां की कम्युनिस्ट पार्टी चैंग काई शेक की पार्टी को हरा देती है, जिसकी वजह से वो चाइना छोड़कर ताइवान चले जाते हैं और पूरी दुनिया में खबर फैलाते हैं कि चाइना का असली लीडर वही है। अब दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी जिसने सिविल वॉर जीती थी, उनका ये कहना था कि ताइवान चाइना का ही हिस्सा है और इसीलिए साल 1971 में यूएन ने कम्युनिस्ट पार्टी को ताइवान का ऑफिशियल लीडर बना दिया था। लेकिन तब तक चैंग काई शेक की हारी हुई गवर्नमेंट और वहां के लोग ताइवान को एक अलग ही कंट्री मान चुके थे। बस यही वजह है कि चाइना को ताइवान किसी भी हालात में चाहिए। बहरहाल आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपका चाइना की इस ध्रुव प्रवृत्ति के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हो चुकी है और पहले ही दिन की शुरुआत में भारत के संकेत सरगर ने रजत पदक जीतकर पूरे देश में खुशी की लहर ला दी थी। संकेत का मेडल इसलिए भी खास है क्योंकि संकेत के पिता एक पान की दुकान चलाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ तक कि संकेत खुद भी उस दुकान पर बैठते थे, लेकिन संकेत ने खेलो इंडिया गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स में अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ प्रदर्शन करके खुद अपने टैलेंट के दम पर नए रास्ते बनाए। उनकी लगन ऐसी कि इस कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में चोटिल होने के बावजूद भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। गाइस, संकेत के संघर्ष की ये कहानी हम करोड़ों भारतीयों के लिए गर्व और प्रेरणा की कहानी है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, अगर आप किताबों से दोस्ती कर लेते हैं ना, तो उससे वफादार दोस्त शायद ही कोई हो सकता है। और जब भी किताबों की बात आती है या फिर उनके कलेक्शन की बात आती है, तो हमारे दिमाग में लाइब्रेरीज का नाम आता है। अब तक आपने बहुत सारी लाइब्रेरीज को देखा होगा या उनके बारे में सुना होगा। इसमें कुछ प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट लाइब्रेरीज हो सकती है, पर आज मैं जिस लाइब्रेरी की बात करने वाला हूँ वो दुनिया की सबसे महंगी लाइब्रेरी है। ये हाईटेक टेक्निक से बनी लाइब्रेरी 2151 करोड़ रुपए की है। इस लाइब्रेरी का नाम है मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी, जो यूएई दुबई में है। यहाँ फिजिकल बुक्स के अलावा डिजिटल बुक्स भी हैं, जिसमें 1 मिलियन से अधिक प्रिंट और डिजिटल वॉल्यूम्स हैं। ये बिल्डिंग 7 मंजिला है और इसमें कई सारे विभाग हैं। इस लाइब्रेरी की संरचना एक टिम्बर स्टैंड के आकार की है, जिसे रहल के रूप में जाना जाता है। इस लाइब्रेरी का कुल आकार 54,000 वर्ग मीटर है। यहाँ जनरल लाइब्रेरी, अमीरात लाइब्रेरी, एडल्ट लाइब्रेरी, चिल्ड्रन लाइब्रेरी, मीडिया एंड आर्ट लाइब्रेरी, बिजनेस लाइब्रेरी के साथ साथ और भी डिफरेंट लाइब्रेरीज मौजूद हैं। गाइस, किसी भी नौकरी के लिए जब आपको अप्लाई करना होता है तो सबसे पहले आपको रिज्यूमे यानी कि सीवी भेजना होता है। इसी से पता चलता है कि आपने क्या क्या किया है। इसीलिए नौकरी पाने के लिए लोग मजबूत रिज्यूमे बनाने की कोशिश करते हैं। कई नौकरियों में एक अच्छा रिज्यूम सिलेक्शन का पहला क्राइटेरिया होता है, जिसे एप्लीकेंट को पूरा ध्यान रखना होता है। इसे देखते हुए हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक 66 साल के बिल गेट्स ने दुनिया भर में लाखों युवाओं का विश्वास बढ़ाने के लिए 48 साल पहले का अपना रिज्यूम शेयर किया। उन्होंने कहा, चाहे आप हाल ही में ग्रेजुएट हुए हों या कॉलेज छोड़ने वाले हों, मुझे यकीन है कि आपका रिज्यूमे 48 साल पहले की तुलना में बहुत बेहतर दिखता है। रिज्यूमे उस समय का है जब बिल गेट्स हार्वर्ड कॉलेज में अपने फर्स्ट ईयर में थे। इसे देखते हुए कई यूजर्स ने कहा कि बिल गेट्स का रिज्यूमे एकदम सही है और वो काफी इंस्पायरिंग है। बाकी यूजर्स ने उन्हें धन्यवाद भी दिया। गाइस, क्या आपने वो रिज्यूमे देखा है और आप उसे कितने इंस्पायर हुए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।